ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर का, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके जो है वो डिस्कस कर लें। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। देखें, मैंने आपको एक चीज़ हाईलाइट की थी कि एग्रीगेट सप्लाई के आइडिया को लेके क्लासिकल्स और केनेजियन थॉट में बहुत ज़्यादा फर्क है। और आज हम क्लासिकल्स की जो एग्रीगेट सप्लाई की सेंस है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं और साथ ही हम इक्विलिब्रियम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोबारा रिमाइंड कर लें, बेसिकली क्लासिकल के नज़दीक एग्रीगेट सप्लाई जो है वो शॉर्ट रन में किसी और तरह से रिस्पॉन्ड करती है, लॉन्ग रन में किसी और तरह से रिस्पॉन्ड करती है। या इन अदर वर्ड आप ये कह लें कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई को प्राइसेस इफेक्ट कर सकती हैं, लॉन्ग रन में प्राइसेस इफेक्ट नहीं कर सकती, अदर फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। ये भी एक सेंस आप ले सकते हैं। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई तो हमने ड्रॉ की सिंपली पॉजिटिवली स्लोप्ड, जैसे माइक्रो में सप्लाई लाइन थी कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती थी। तो यहां पे हमने कहा कि अगर ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ता है तो ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री विल बी इनकरेज्ड, वो ज्यादा आउटपुट मार्केट में सप्लाई करेंगे, तो हायर प्राइस लेवल्स पे मोर एग्रीगेट सप्लाई इनटू द मार्केट। अब हम लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। इसकी जरा वर्डिंग का आप कह लें जरा समझे, फिर हम जो है इसका ग्राफ भी करते हैं। In the long run, it is assumed that supply stays independent of the price level. It is determined by the overall productivity of the economy. क्लासिकल के नजदीक लॉन्ग रन में कोई कंट्री कितना मैक्सिमम आउटपुट लेवल सप्लाई कर सकता है, ये कंट्री के प्राइस लेवल पे डिपेंड नहीं करता, ये कंट्री के रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अगेन अंडरस्टैंड कर ले, लॉन्ग रन में कंट्री मैक्सिमम आउटपुट इकोनॉमी में कितना प्रोड्यूस कर लेगा या किसी इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई इन दी मार्केट कितनी होगी, ये प्राइस लेवल पे डिपेंड नहीं करता, ये रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री और उनकी यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। ओके जी, देन फर्दर, if all resources were at their most productive level, then how much output could be produced? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्लासिकल के नजदीक क्या है कि अगर हमारा कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाए, या दूसरे लफ्जों में अगर हमारा कंट्री, हमारी इकोनॉमी ऑल ऑफ द रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना शुरू कर दे, तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कंट्री में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई अनएम्प्लॉयड रिसोर्स नहीं है, तो व्हाट लेवल ऑफ aggregate supply या what level of output can be supplied into the market, that is called long run aggregate supply. अब देखें यहां पे बात रिसोर्स यूटिलाइजेशन की है, प्राइस लेवल की नहीं है। इन अदर वर्ड्स, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, यानी करंट रिसोर्सेज पे कोई कंट्री मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, या उसके लिए फिर वर्ड यूज किया गया प्रोडक्टिव पोटेंशियल, कि इकोनॉमी में कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल मौजूद है। तो दैट इज कॉल्ड द aggregate supply in long run according to classicals. The long run aggregate supply curve is a vertical line reflecting the fact that long run aggregate supply is not affected by the changes in price level. जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल बनेगी। वर्टिकल क्यों बनेगी? जब हम प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई में लाइन ड्रॉ करेंगे और हम कह रहे हैं कि प्राइस ने तो लॉन्ग रन सप्लाई को इफेक्ट ही नहीं करना, उसको चेंज ही नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइन प्योर वर्टिकल हो जाएगी, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। प्राइस इंक्रीज कर दें, प्राइस डिक्रीज कर दें, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Note that long run aggregate supply curve is vertical at the point labeled as
नेचुरल लेवल ऑफ रियल जीडीपी या प्रोडक्टिव पोटेंशियल, ये दो वर्ड यूज होते हैं कि किस आउटपुट लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करेगी। या लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कहां पे टच करेगी, या आउटपुट के एक्सिस को, एग्रीगेट सप्लाई के एक्सिस को कहां टच करेगी, जो कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल है। तो दैट्स वाई लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जिस आउटपुट लेवल पे ड्रॉ करते हैं हम उसको नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी भी कहते हैं, या इन अदर वर्ड प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। Okay, then the natural level of real GDP is defined as the level of real GDP that can be produced when the economy is fully employing all of its resources, land, labor, capital, entrepreneur। अगर कंट्री में किसी किस्म का चारों रिसोर्सेज में से कोई भी अनएम्प्लॉयड रिसोर्स नहीं है, इकोनॉमी फुल यूटिलाइजेशन लेवल पे आ जाती है, तो दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड नेचुरल लेवल ऑफ रियल जीडीपी। ओके, देन ग्राफिकली अब देखें अगेन, वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो प्राइस लेवल है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो आउटपुट लेवल है। तो जब हम इस सिचुएशन में आउटपुट ड्रॉ करेंगे, ऐसा आउटपुट जो इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल के बढ़ने या कम होने से उसने चेंज ही नहीं होना, तो व्हाट डज इट मीन कि अगर हमारा प्राइस लेवल फॉर एग्जांपल P1 है तो वाई एफ फुल पोटेंशियल आउटपुट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अज्यूम पाकिस्तान अगर अपने तमाम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना शुरू कर दे, करंट रिसोर्सेज जो मौजूदा हैं इकोनॉमी में, तो हम कहते हैं जस्ट एन एग्जांपल के 50,000 बिलियन का आउटपुट हमारा कंट्री प्रोड्यूस कर सकता है। तो दैट लेवल ऑफ आउटपुट 50,000 बिलियन, ये जो आउटपुट लेवल है इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कहते हैं, इसलिए वाई के साथ एफ लिख दिया जाता है, आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर प्राइस लेवल बढ़ जाए, P2 पे चला जाए, या प्राइस लेवल कम हो जाए, इन दोनों सूरतों में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे या फुल एम्प्लॉयमेंट के आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं है। प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाए, प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाए, हमारी इकोनॉमी अपने मौजूदा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम कितना आउटपुट सप्लाई कर सकती है, दैट इज वाई एफ, दैट इज लेट अज्यूम 50,000 बिलियन इन द इकोनॉमी। तो यहां तक तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई या प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, क्लासिकल के नजदीक क्या है उसको एक्सप्लेन कर दें। अब हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शिफ्टिंग, कि क्या हमारी इकोनॉमी इस वाई एफ आउटपुट लेवल से, जिसको हमने कहा है कि ये 50,000 बिलियन का आउटपुट है, क्या हमारी इकोनॉमी इस आउटपुट लेवल से हायर आउटपुट लेवल पे या लोअर आउटपुट लेवल पे लॉन्ग रन में जा सकती है? तो इट इज पॉसिबल, लेकिन वो प्राइस लेवल की वजह से नहीं होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। अच्छा, अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लें। ये क्वेश्चन जो है आप कह लें कि आई कैप की बुक में तो एक्सप्लेन नहीं हुआ, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया था कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का जो क्वेश्चन है उसका कंपैरिजन वो अक्सर आ भी जाता है, और आप कह लें कि वो इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो बुक डिस्कशन में नहीं आता। तो यहां पर भी सिलेबस में जो है इसको डायरेक्टली हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को कंबाइनली पूछ लिया जाता है। एक रीजन इस टॉपिक को कवर करने की, लेट अज्यूम वो 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन बना देता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में भी एक्सप्लेन कर दें क्लासिकल्स का एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉन्ग रन में भी एक्सप्लेन कर दें, तो फिर आप एक ही ग्राफ में दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन फॉर्मेट की वजह से हम ये ग्राफ और टॉपिक करने जा रहे हैं, दूसरी वजह के हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को इकट्ठे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, इससे आपका जो क्लासिकल्स का एग्रीगेट सप्लाई का आइडिया है वो फर्दर क्लियर भी हो जाएगा। ओके जी, देन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। मतलब अगर करंटली पाकिस्तान में प्राइस लेवल, एनी प्राइस लेवल, लेट अज्यूम हमारा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 150 पे है, और हमारा कंट्री जो है वो जस्ट एन एग्जांपल हम लास्ट ईयर की जीडीपी ले लेते हैं कि 35,000 या 37,000 बिलियन जो है हम आउटपुट Y1 प्रोड्यूस कर रहे हैं करंटली। लेट अज्यूम कि 150 पे हमारा प्राइस लेवल है और 35,000 बिलियन का आउटपुट कंट्री में प्रोड्यूसर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एग्रीगेट सप्लाई इन द मार्केट।
ओके अब अगर प्राइस लेवल इंक्रीज करता है तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने की वजह से वी से दैट के प्रोड्यूसर्स इंकरेज होंगे, उनको अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं। प्राइस लेवल इंक्रीज होने का मतलब है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूसर्स आउटपुट लेवल इंक्रीज कर देते हैं। लेट एज्यूम प्रोड्यूसर्स जो है वो अब 35,000 बिलियन की बजाय 45,000 बिलियन का आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो क्लासिकल से दैट कि अगर प्राइस लेवल बढ़ता है तो शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर्स आउटपुट इंक्रीज कर देंगे, दे विल प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड सप्लाई इनटू द मार्केट। प्राइस लेवल लेट अज्यूम फर्दर इंक्रीज होता है, P3 लेवल पे चला जाता है। P3 लेवल पे जाने की वजह से और ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होती है, प्रोड्यूसर्स और ज्यादा आउटपुट इंक्रीज कर देते हैं। आउटपुट जो है वो Y3 लेवल पे लेट अज्यूम 50,000 बिलियन पे पहुंच गया है। अब देखें प्रोड्यूसर्स कर क्या रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट की अच्छी प्राइस मिल रही है, दे परचेज मोर रॉ मटेरियल, दे हायर लेबर, दे हायर कैपिटल लैंड, और वो इनपुट्स इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। प्राइस लेवल ऑल बढ़ता है तो दे अगेन परचेज रॉ मटेरियल और लेबर हायर करते हैं, लैंड जो भी रिक्वायर है, इनपुट्स 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर कैपिटल वो हायर करते हैं, आउटपुट लेवल और इंक्रीज कर लेते हैं। अब जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स लैंड लेबर कैपिटल हायर करते चले जा रहे हैं तो कंट्री में जितने भी अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। लेट अज्यूम ये जो Y3 आउटपुट लेवल है जिसको हमने 50,000 आउटपुट लेवल कहा है, जस्ट एन एग्जांपल, लेट अज्यूम इस लेवल पे पहुंचते पहुंचते कंट्री के तमाम रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो गए। अब कंट्री में कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई लैंड अनयूटिलाइज्ड नहीं है, जो कैपिटल कंट्री में अवेलेबल था बैंक्स में वो सारा बोरो करके इन्वेस्ट कर दिया गया है, तो लैंड लेबर कैपिटल अब एक्स्ट्रा नहीं है कंट्री में। तो दैट इज वाई हम Y3 को कन्वर्ट कर रहे हैं YF में। Y3 की जगह पे हम जो है वो YF लिख देते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यानी क्लासिकल के नजदीक सेंस ये है कि जब कंट्री में प्राइस लेवल बढ़ता है तो प्रोड्यूसर्स मोर रिसोर्सेज हायर करके एग्रीगेट सप्लाई इनटू द मार्केट इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन ये प्राइस लेवल का बढ़ना और एग्रीगेट सप्लाई का इंक्रीज होना ये सिर्फ उस वक्त तक चल सकेगा जब तक कंट्री के ऑल दी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होना शुरू हो गए या अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को हायर नहीं कर लिया गया। जब कंट्री अपने करंट रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लेगा तो अब फुल पोटेंशियल आउटपुट लेवल 50,000 बिलियन पे कंट्री आउटपुट ले रहा है। अब अगर कंट्री इस आउटपुट लेवल से आगे जाना चाहता है तो अब प्राइस लेवल उसकी हेल्प नहीं कर सकेगा, या आप कह लें प्राइसेस मजीद इंक्रीज हो जाएं, आउटपुट इंक्रीज नहीं होना। अब आउटपुट इंक्रीज होगा, कंट्री के रिसोर्सेज बढ़ने थे, लैंड यूटिलाइजेशन में इजाफा करें, लेबर अगर कंट्री में नहीं है तो लेबर को इंपोर्ट करें, रॉ मटेरियल या फंड्स कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो दूसरे कंट्री से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल प्राइस लेवल से चेंज नहीं होगा। तो ये हमने कंबाइंड डायग्राम भी कर लिया है कि अगर वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का क्वेश्चन कंबाइनली पूछ लेता है तो हाउ वी एक्सप्लेन। तो शॉर्ट रन में प्राइस लेवल की वजह से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है लेकिन अप टू सम एक्सटेंट, उसके बाद प्राइस लेवल की वजह से, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का ये वाला पोर्शन है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से राइट साइड पे, ये इररेलीवेंट है। इररेलीवेंट का मतलब कि इसके बाद प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हो सके, आउटपुट लेवल इंक्रीज नहीं हो सकेगा, प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, P3 से P4 पे चला गया, P4 से P5 पे चला गया, लेकिन इस प्राइस लेवल के इंक्रीज होने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, एग्रीगेट सप्लाई 50,000 पर ही रुकी हुई है क्योंकि रिसोर्सेज तो फुली यूटिलाइज हो गए हैं। अब प्राइस लेवल का बढ़ना आउटपुट इंक्रीज करने में रोल नहीं प्ले कर सकेगा अनलेस कि आप जो है वो इकोनॉमी में रिसोर्सेज लैंड लेबर कैपिटल की तादाद में इजाफा कर लें, उस वक्त तक आउटपुट लेवल ऑफ द कंट्री या फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ओके, ये था कंबाइंड क्वेश्चन, 7 नंबर तक का आ सकता है। डिस्कशन के दो फायदे हो गए, एक तो आप कह लें ऐसा क्वेश्चन डिस्कस हो गया जो हमारी जी अहमद क्या क्वेश्चन है भाई? सर एक छोटी सी बात थी कि सर शॉर्ट रन में तो हम एक चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं और लॉन्ग रन में तो मतलब कि ये तो सर शॉर्ट रन का जो P3 लेवल है सर वो फुल
वाई एफ के इक्वल लॉन्ग रन के इक्वल कैसे हो सकता है सर? एक चीज तो हमने शॉर्ट रन में रोकी हुई है। इसीलिए कह रहे हैं ना वो अच्छा अच्छा, हाँ सही है। आप इस सेंस में कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं जी कैपिटल या लैंड या कोई भी एक फैक्टर फिक्स है, बाकी इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी। एक्चुअली देखिए यहां पर जो हम रिसोर्स क्वांटिटी शो कर रहे हैं ना, ओके, फॉर एग्जांपल जो कैपिटल था वो पहले इंस्टॉल्ड था, हमारे पास कैपिटल इंस्टॉल करने के लिए और कैपेसिटी नहीं है। आप कह लें जी। पाकिस्तान में इस वक्त 40 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं और कुछ लैंड अनएम्प्लॉयड पड़ी हुई है, ओके। हमारा कंट्री लैंड यूटिलाइजेशन में भी इजाफा कर लेता है, मोर आउटपुट प्रोड्यूस, एक जो है वो 10 लाख लोगों को हायर करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाती है और प्राइस लेवल बढ़ता है और 10 लाख लोगों को। एक्चुअली ये जो 50,000 आउटपुट लेवल है, आपकी बात बिल्कुल ओके है, हो सकता है तीनों फैक्टर से कोई एक क्या बल्कि दो फैक्टर फिक्स हो जाए। लैंड भी फिक्स है जी, फुली यूटिलाइज हो रही है, लेबर भी, कैपिटल भी, सिर्फ लेबर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी अनएम्प्लॉयड लेबर अवेलेबल है, आपकी लैंड वही है, आप उसे इंटेंसिवली यूज करना शुरू हो गए। कैपिटल वही है, आप 1 से 2 शिफ्ट में आ गए। अगेन कैपिटल वही है, आप 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। और आप करंटली अगर नोट करें तो पिछले 1 महीने के अंदर अंदर फैसलाबाद की जितनी रिपोर्ट्स हैं, अब हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो इस एक्सटेंसिव फेज में आ गया है। यू कैन इमेजिन कि इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर के पास वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे टेक्सटाइल सेक्टर पहुंच गया है। क्यों पहुंच गया है? टेक्सटाइल सेक्टर के पास अब कैपिटल के साथ जितनी एडिशनल लेबर हायर करने की कैपेसिटी थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में। अगर ये सिर्फ 15 से 20 दिन इसी स्पीड के साथ एम्प्लॉयमेंट हायर होती रही तो टेक्सटाइल सेक्टर एग्जैक्टली फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा या नहीं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज करें उस लेवल पे पहुंच के आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो 1 करोड़ मीटर कपड़ा रोजाना बनाना शुरू कर देता है, तो दैट विल बी द फुल पोटेंशियल लेवल। उससे आगे प्राइस लेवल बढ़ भी जाए या प्रोड्यूसर और आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकेगा अनलेस के वो लॉन्ग रन में चला जाए। इसीलिए तो हमने कहा है कि फुल पोटेंशियल से राइट साइड पे जो शॉर्ट रन एग्रीगेट है वो इररेलेवेंट है, वो वर्क ही नहीं कर सकेगी। यानी मैक्सिमम फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज इसी पॉइंट पे पॉसिबल था। ठीक है सर। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है फर्दर लॉन्ग रन की शिफ्टिंग के। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कौन कौन से फैक्टर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिक आइडिया तो हमने कर लिया कि रिसोर्स इंक्रीज होगा तो आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई लेवल जो है वो राइट वर्ड, या डिक्रीज होगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो मेनली पहले हम उसको ग्राफिकली देख लेते हैं कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है अगर फुल पोटेंशियल से राइट साइड पे जाती है तो अगेन ये जस्ट लॉन्ग रन में पॉसिबल है, इसीलिए हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से कह रहे हैं कि फुल पोटेंशियल लेवल 1 से 2 पे चली जाती है, या रिवर्स भी इवन हो सकता है किसी क्राइसिस की वजह से, फ्लड लाइक सिचुएशन, वार लाइक सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाता है तो वो आपके लैंड यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज ही ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी डैमेज की वजह से जो है वो लोअर लेवल पे आ जाता है। तो ये लेफ्ट और राइट वर्ड शिफ्टिंग जो है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की, ये किन फैक्टर्स की वजह से है, ये एक्चुअली मेन क्वेश्चन है। शिफ्टिंग तो इसकी जस्ट आप कह लें 2-3 नंबर की है, इससे ज्यादा इसकी शिफ्टिंग में डिस्कशन नहीं है। मेनली क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो राइट या लेफ्ट क्यों शिफ्ट होती है। मोस्टली राइट वर्ड, यानी किसी भी कंट्री का पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट कब इंक्रीज होगा। Okay, any permanent change in any of the determinants which shift the short run aggregate supply। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमने 4-5 फैक्टर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई की शिफ्टिंग के किए थे, उनमें से कोई एक फैक्टर भी अगर परमानेंट चेंज हो जाए, परमानेंट चेंज की बात कर रहा हूं, मसलन प्रोडक्टिविटी लेवल परमानेंटली चेंज हो जाता है, क्वालिटी ऑफ कैपिटल परमानेंटली चेंज हो जाती है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल परमानेंट चेंज हो जाता है, प्राइस ऑफ लेबर परमानेंट चेंज हो जाती है, लेवल ऑफ टैक्स या सब्सिडीज परमानेंट, परमानेंट से मतलब ये है लॉन्ग रन के लिए, कम से कम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए। तो कोई भी अमेज़न गवर्नमेंट अगले 5 साल के लिए टैक्स रिलैक्सेशन अनाउंस कर देती है तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट टैक्स चेंज, यानी अब कम से कम 5 साल तो आउटपुट जो है प्रोड्यूसर को आसानी मिल गई है, तो उसकी वजह से लॉन्ग रन, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो आउटपुट लेवल टैक्स रिलैक्सेशन की वजह से इंक्रीज कर देगा। और ऐसी टैक्स रिलैक्सेशन जो 5 10 15 साल के लिए अनाउंस हो गई है वो तो ऑब्वियसली उतने अरसे के लिए लॉन्ग रन फुल पोटेंशियल आउटपुट से राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कंट्री का पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट ही राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या फिर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ये तो एक कॉमन पॉइंट था।
कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज हो रहा है, शॉर्ट रन कर्व को शिफ्ट कर रहा है, अगर वो परमानेंट है तो वो भी शिफ्ट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो तीन फैक्टर है रिसोर्सेज से जो आ रहे हैं, अवेलेबल लैंड एंड रॉ मटेरियल, आप कंट्री में अवेलेबल लैंड में इजाफा कर लें। देखिए अवेलेबल लैंड की दो सेंसेस हैं असल में, एक तो ये है कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री को कैप्चर ही कर लेता है, आजकल के कॉन्सेप्ट में तो इस तरह का रेयर पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी, मसलन पाकिस्तान में बैरन लैंड पड़ी हुई है, बंजर जमीन पड़ी हुई है जो फिलहाल यूज नहीं हो रही, गवर्नमेंट देखती है कि ऑल दी एग्रीकल्चर लैंड तो फुली यूटिलाइज हो रही है, बल्कि एग्रीकल्चर लैंड आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रही है कमर्शियल लैंड्स में, तो कंट्री में एग्रीकल्चर लैंड अपनी फुल यूटिलाइजेशन पे पहुंच गया है। तो व्हाट गवर्नमेंट डू, मे बी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे कि पूरे पाकिस्तान में जहां पे बैरन लैंड्स पड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट अपनी कॉस्ट पे उन लैंड्स को कल्टीवेशन के काबिल बनाना चाहती है, काश्तकारी के काबिल, वहां पे बुलडोजर चल रहे हैं, फला फला काम हो रहे हैं। यानी कि होगा क्या, गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल 10 लाख एकड़ जमीन जो है वो काश्तकारी के काबिल करती है, किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ओनरशिप राइट्स पे बेच देती है। अब कंट्री में लैंड यूटिलाइजेशन पहले से बेहतर हो गई है, पहले 70 लाख एकड़ इस्तेमाल हो रही थी, अब 80 लाख एकड़ है, तो 10 लाख, यानी लाजमी नहीं है कि वाकई लैंड एरिया में इजाफा हो, लेकिन लैंड एरिया की यूटिलाइजेशन इंप्रूव होना, इसी को आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्टिकल जो बिल्डिंग्स हैं उसमें ले सकते हैं। कि आप कहते हैं जी देखें बड़े बड़े कंट्रीज में, मतलब आप दुबई चले जाएं, अमेरिका, इंग्लैंड चले जाएं, जो उनकी बिजनेस हब्स होती हैं, बीजिंग चले जाएं, तो वहां पे देखें सिचुएशन क्या होती है, एक छोटा सा बिजनेस एरिया होता है। छोटा सा एरिया होने का मतलब ये है कि शायद बड़ी मुश्किल से 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो या 4 एकड़ जमीन हो, लेकिन उसके ऊपर 50 स्टोरी बिल्डिंग है, 100 जो है वो फ्लोर्स की बिल्डिंग है। ये तो कॉमन है, मतलब उस बिजनेस एरिया में आपको नजर आएंगी, जिसको आम वर्ड में हम स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। तो वहां पर आपको 10-10, 20-20 हजार बिल्डिंग्स उन कंट्रीज में ऐसी नजर आएंगी कि शायद उनमें से कोई भी 50 फ्लोर से कम ना हो। वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली लैंड यूटिलाइजेशन इंप्रूव कर रहे हैं कि अब लैंड तो इतनी ही है, अब इसमें इजाफा तो नहीं हम कर सकते, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन अपवर्ड वर्टिकली इंप्रूव कर लें। तो अनलेस कि आप अपनी लैंड यूटिलाइजेशन को बेहतर कर लें, उस वक्त तक आपका रिसोर्स जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। इसमें हमने एक एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में भी की थी, मैंने आपको जापान की वर्टिकल फार्मिंग की एग्जांपल दी थी कि अब देखिए जापान के पास एग्रीकल्चर लैंड की शॉर्टेज है, कुछ कंट्री का एरिया इस तरह का है, आइलैंड्स हैं, कुछ एनवायरनमेंट इस तरह की है कि कल्टीवेटेबल लैंड कम भी है और जो कम है वो फुली यूटिलाइज हो रही है। तो दे यूज वर्टिकल फार्मिंग, यानी वर्टिकल वो एक एक बिल्डिंग में 10-10, 20-20 फ्लोर्स, और वो मूवेबल फ्लोर्स हैं, 2-2, 4-4 घंटे उनको सनलाइट मिलती है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप फुल पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्वांटिटी ऑफ लेबर में इजाफा कर लें। इसकी एग्जांपल अभी मैंने कोट की कि आप फौरी तौर पे विद इन कंट्री, तो जो पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट है वो तो स्लो है कि 1 साल में 2 साल में पॉपुलेशन में इजाफा होगा, लोग ग्रेजुएट करेंगे, एजुकेशन के बाद जो है वो जॉब कैटेगरी में आएंगे, तो फिर वो एम्प्लॉय होंगे। लेकिन क्विकली जो वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं, मतलब अमेरिकन, ब्रिटिश, ये लोग क्यों सब कॉन्टिनेंट से या अदर कंट्रीज से लेबर, इंजीनियर, डॉक्टर्स और लोगों को इंपोर्ट करते हैं कि एक्चुअली सम टाइम इन सम कैटेगरीज, मसलन जस्ट एग्जांपल लेट अज्यूम वहां पे डॉक्टर्स फुली यूटिलाइज हो रहे हैं कि अवेलेबल डॉक्टर्स में भी कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन कंट्री नीड मोर डॉक्टर्स, तो दे गिव वीजास टू 500 डॉक्टर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, 200 डॉक्टर्स किसी एक कंट्री से, 100 किसी एक से। तो एक्चुअली व्हाट दे डू, दे क्वांटिटी ऑफ लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर अगेन आउटपुट लेवल इंक्रीज नहीं हो सकेगा। या जीडीपी, सर्विसेज प्रोवाइड होंगी तो वो भी जीडीपी में काउंट होनी है। देन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल है कि आपके कंट्री में जो सेविंग का कैपिटल पड़ा हुआ है उसको चैनलाइज करें और इन्वेस्ट करें। अगर आपके कंट्री में फुल यूटिलाइजेशन है, यानी हमारे बैंक्स में हर साल 5,000 बिलियन जाता है, सेविंग में 5,000 बिलियन इन्वेस्ट हो जाता है, तो अब कंट्री अपने रिसोर्सेज से तो फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर सकेगा। तो व्हाट दे डू, दे अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से कैपिटल बोरो किया जाता है उस, या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, तो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल में इजाफा किया जाए। और फाइनली द लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में ओवरऑल ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए कि लोग न्यू इनिशिएटिव लेने को प्रेफर करें, वो छोटे बिजनेसेस हों, बड़े हों, मीडियम स्केल हो। लेकिन देखें दो सिचुएशंस हैं, एक पर्सन है, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मैंने कहीं जॉब करनी है तो ओके, मैं 1 पर्सन एम्प्लॉयमेंट हूं, यानी कि मैं खुद जॉब करना शुरू कर देता हूं, दैट्स इट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। लेकिन अगर मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूं, वो छोटा बिजनेस है या बड़ा है,
तो मैं 1 2 4 10 20 हजारों लोगों की जॉब की रीजन बन सकता हूं। मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करता हूं, 2 पर्सन साथ हायर कर लेता हूं, वो भी मेरे साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सिंपली जितना एंटरप्रेन्योरशिप का इनिशिएटिव लेने का ट्रेंड कंट्री में चेंज होगा, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होने के चांसेस हैं। तो इसमें एक पॉइंट तो आप कह लें कॉमन है कि शॉर्ट रन के तमाम फैक्टर्स परमानेंटली या उनमें से कोई एक फैक्टर परमानेंटली चेंज हो जाए, या फिर बाकी 4 जो हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के लिए हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्टर्स, व्हाट रीजंस, व्हाट कॉजेज या व्हाट डिटर्मिनेंट्स कैन शिफ्ट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं, और उसको आप एक्सप्लेन कर दें। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। बिल्कुल उसी तरह से जैसे माइक्रो में हमने डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट किया और फिर एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी हमने एक्सप्लेन की। देखें यहां पे 1 सेकंड के लिए दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड है कि किसी भी इकोनॉमी के डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे डिफरेंट डिमांड लेवल क्या होगा। अभी हमने इसमें से रियलिटी नहीं बताई कि एक्चुअली क्या है करंटली, हमने पॉसिबल बता दिया कि लेट अज्यूम अगर प्राइस लेवल P1 होगा तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहां पे होगी, अगर प्राइस लेवल जो है वो P3 होगा तो एग्रीगेट डिमांड यहां पे होगी, अगर प्राइस लेवल जो है वो P5 होगा तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहां पे होगी। यानी एग्रीगेट डिमांड लाइन शोज ऑल पॉसिबल एग्रीगेट डिमांड लेवल्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, के मुख्तलिफ प्राइस लेवल्स पे डिमांड लेवल कंट्री में क्या होगा। इन रियलिटी क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब ये डिमांड लेवल आप कह सकते हैं 30,000 बिलियन, 40,000 बिलियन, 50,000 बिलियन, 60 मुख्तलिफ प्राइस। अब जैसे जैसे प्राइस लेवल कम होगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी। ओके, दूसरी साइड पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या कह रही है? पॉजिटिवली स्लोप्ड एग्रीगेट सप्लाई है। अगेन प्राइस लेवल और आउटपुट ऑफ द कंट्री या जीडीपी ऑफ द कंट्री है। तो जीडीपी ऑफ द कंट्री में अगेन एग्रीगेट सप्लाई ये कह रही है कि डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे कंट्री में सप्लाई कितनी होगी। अगर प्राइस लेवल P1 है तो प्रोड्यूसर्स 30,000 बिलियन सप्लाई करने को तैयार हैं। अगर P2 पे चला जाए तो प्रोड्यूसर्स विल बी रेडी टू सप्लाई 40,000। प्राइस लेवल P3 है तो 50,000। अगेन ये पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर प्राइस लेवल इतना होगा तो एग्रीगेट सप्लाई इनटू द मार्केट कितनी होगी। अब इन बेतहाशा या अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में से एक्चुअली हमारे कंट्री का आउटपुट कितना होगा। देखिए हमने पॉसिबिलिटीज में तो 30, 40, 50, आप ग्राफ में तो 100, 1 लाख बिलियन तक जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दें, लेकिन व्हाट विल हैपन इन रियलिटी? हमारा पाकिस्तान का नेशनल इनकम लेवल 37,000 बिलियन क्यों है, इसको समझे। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। Okay, effective demand is actual demand in an economy based upon current actual income rather than the potential income या productive potential। देखिए हमने 4-5 पॉसिबिलिटीज बताई थी कि अगर प्राइस लेवल कंट्री में इतना हो तो 30,000 बिलियन हो सकता है एग्रीगेट डिमांड लेवल, 40,000 बिलियन क्लासिकल्स भी यूज करते हैं, लेकिन इफेक्टिव डिमांड का आइडिया केन्स ज्यादा यूज करता है। केन्स कहता है कि लेट अज्यूम अगर हमारे कंट्री का इफेक्टिव डिमांड लेवल 40,000 बिलियन है, कि हमारी पब्लिक 40,000 बिलियन का आउटपुट खरीदना चाहती है, तो दैट लेवल ऑफ डिमांड विल क्रिएट या दैट लेवल ऑफ डिमांड विल डिसाइड करंट आउटपुट लेवल। और ये डिमांड लेवल किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी करंटली कंट्री कितनी इनकम जनरेट करता है। पोटेंशियल कितने का है वो नहीं है। पोटेंशियल हो सकता है हमारी इकोनॉमी का जो अभी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का, वो हो सकता है 70,000 बिलियन हो, लेकिन एक्चुअली इस साल हमारी नेशनल इनकम कितनी है, उस नेशनल इनकम ने डिमांड क्रिएट करनी है और उस डिमांड ने फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो डिसाइड करना है। ओके, again in other words effective demand is that demand which determine the equilibrium level of GDP. Equilibrium for an economy in the short run is established when aggregate demand intersects the aggregate supply.
सिंपली जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, या इस साल जिस प्राइस लेवल पे हमारे कंट्री का आउटपुट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल हो जाए, दैट प्राइस लेवल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल ऑफ कंट्री एंड दैट आउटपुट लेवल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, पाकिस्तान का लास्ट ईयर का आउटपुट लेवल है 37,000 बिलियन। फर्ज करें 2019 का हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है 37,000 बिलियन, लेकिन ये हमारी एक्चुअल इनकम है। अगेन नोट कर लें, जिसको हमने कहा है कि ये एक्चुअल इनकम कौन डिसाइड कर रहा है, इफेक्टिव डिमांड। देखिए डिमांड के बेतहाशा पॉइंट इस एरिया में हो सकते थे, ये पॉइंट भी, ये भी, ये भी। डिमांड के बहुत से पॉइंट्स इस एरिया में भी हो सकते थे, ये है, ये है, ये है। लेकिन एक्चुअली जिस डिमांड लेवल ने आउटपुट डिसाइड करने में रोल प्ले किया है, उस लेवल ऑफ डिमांड को केन्स कहता है इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी। ओके, दोबारा एक पॉइंट अंडरस्टैंड कर लें। अब हमारा करंट लेवल ऑफ जीडीपी है 37,000 बिलियन, लेकिन आपको पता है हमारी इकोनॉमी में फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे इकोनॉमी में मैंने रफली आपको बताया था 45 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये 6-6.5% बनती है। 7% भी कुछ कोट कर देते हैं प्राइवेट सोर्सेज। लेकिन लेट अज्यूम ये जो 6% अनएम्प्लॉयमेंट है, एक सेकंड के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि कैपिटल भी हमारा फुल यूटिलाइज हो रहा है, लैंड भी फुल यूटिलाइज हो रही है, लेकिन लेबर तो फिलहाल 40-45 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप इन 40-45 लाख लोगों को भी इंप्लॉयमेंट पे ले आएंगे तो व्हाट विल हैपन, दैट लेवल ऑफ आउटपुट विल बी कॉल्ड फुल इंप्लॉयमेंट लेवल। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। दुनिया की 100 इकोनॉमीज अगर आप सिलेक्ट करें तो उनमें से शायद कोई 1-2-3 इकोनॉमीज हों जो करंटली फुल इंप्लॉयमेंट पे एक्चुअल इनकम जनरेट कर रही हों। आम तौर पे क्या होता है कि इकोनॉमीज अपने फुल पोटेंशियल लेवल से कुछ ना कुछ पीछे ही होती हैं। अभी हम इन डिटेल बाकी केसेस हमने कल, आज के लेक्चर में भी एक केस, फिर कल के लेक्चर में, अभी एक्सप्लेनेशंस बहुत हैं कि फुल पोटेंशियल पे हम कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। लेकिन अगर आप दुनिया के 100 इकोनॉमी सिलेक्ट करें कि इन इकोनॉमीज का इस साल का एक्चुअल आउटपुट लेवल क्या है, इतनी जीडीपी प्रोड्यूस हुई है इन कंट्रीज में, और इनका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, तो वो हमेशा उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी जिस तरह आपके सामने है कि लेट अज्यूम पाकिस्तान का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है 50,000 बिलियन। यानी अगर हम ये 40-45 लाख लोग भी हायर कर लें, और हायर कब होंगे वो तो अभी हमने नेक्स्ट ग्राफ में भी करना है, लेकिन सिंपली समझ लें कंट्री में प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, प्रोड्यूसर्स इनकरेज होंगे, वो लेबर एक शिफ्ट से 2 शिफ्टों में 15-20 लाख लोगों को जॉब मिल जाएगी, और प्राइस लेवल बढ़ गया है, प्रोड्यूसर इनकरेज हो रहा है, वो और लेबर हायर करता है, प्रोडक्शन और बढ़ा देता है। क्योंकि शॉर्ट रन में तो सबसे आसान तो लेबर इंक्रीज करना ही है ना, कैपिटल या लैंड तो इतनी आसानी से फौरी तौर पे इंक्रीज नहीं होती। तो आप लेबर हायर करते जा रहे हैं, जैसे जैसे लेबर हायर होती जा रही है आउटपुट लेवल बढ़ता जा रहा है। 37,000 बिलियन से आउटपुट लेवल 40,000, 40,000 से 42, और प्राइस लेवल बढ़ा, और आउटपुट लेवल। तो जब हमारी इकोनॉमी फुल पोटेंशियल आउटपुट लेवल पे पहुंच जाएगी तो द इक्विलिब्रियम लेवल या एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम एंड फुल पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग नोट कर लें कि आम तौर पर इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड ये फुल पोटेंशियल लेवल से एक्चुअली बहुत पीछे होते हैं। बहुत पीछे तो लाजमी नहीं है, लेकिन फुल पोटेंशियल लेवल से कम होते हैं। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पे ये गैप कम नजर आएगा आपको, बल्कि कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी होती हैं, और जो जितने आप कह लें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो उतना ही अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से करंटली लेस आउटपुट ले रहे होते हैं। जी, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी क्लियर कर लें, अदरवाइज फिर हम इसके आगे केसेस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक मेरी वर्डिंग नोट कर लें कि ये जो टॉपिक है इसका क्वेश्चन पेपर में 5 से 6 नंबर का आता है। 3 वर्डिंग इसके लिए इस्तेमाल होती हैं, तीनों क्लियरली अलग अलग नोट कर लें। एक तो मेन हेडिंग में ही लिखा हुआ है, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एक तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऊपर ग्राफ की हेडिंग में या टॉपिक की हेडिंग में वैसे ही लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच। देखिए, ना वो एग्रीगेट सप्लाई का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, ना वो एग्रीगेट डिमांड का लफ्ज इस्तेमाल करेगा।
यानी जो दो लाइंस इस्तेमाल होनी हैं जिनको यूज करके आपने टॉपिक एक्सप्लेन करना है, उन दोनों का ही नाम नहीं ले रहा वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, explain equilibrium of national income according to classical approach। क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल आइडिया, क्लासिकल अप्रोच का मतलब क्या है, शॉर्ट रन की एग्रीगेट सप्लाई अलहदा ड्रॉ होगी, लॉन्ग रन की एग्रीगेट सप्लाई अलहदा ड्रॉ होगी। जब हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन को ब्रेक करके दो हिस्सों में डिवाइड करके एग्रीगेट डिमांड के साथ करंट आउटपुट लेवल या इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल शो करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच से नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग आप अंडरस्टैंड कर लें, बाद का तो कह देता है एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो उनके माइंड में नहीं होता नियो क्लासिकल और क्लासिकल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही थॉट है, कम से कम इनकी इक्विलिब्रियम वाले आइडिया पे कोई डिफरेंस नहीं है। न्यू क्लासिकल की जिस थॉट का डिफरेंस है वो आपके अगले चैप्टर में आनी है, उसकी यहाँ डिस्कशन ही नहीं है। तो आपको क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच कह दिया जाए तो भी यही क्वेश्चन है, आपको सिंपली इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड कह दिया जाए तो भी यही क्वेश्चन है, और आपको इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच सिंपली कह दिया जाए जो ज्यादा यूज होता है, तो अगेन द सेम क्वेश्चन। जी आप बताएं, आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो। जी अहमद क्या क्वेश्चन है भाई? जी सर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इसमें सर आप कि बच्चे अपना हैंड फ्री उतारें, आपकी आवाज बहुत कम आती है। सर अब ठीक है आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल बोलें। अच्छा सर मैंने ये पूछना था कि सर ये जो इक्विलिब्रियम बना है सर, इसमें हमारे पास जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है हम्म। उसकी सप्लाई को जहां से डिमांड एग्रीगेट डिमांड कट कर रही है जी सर वहां इस पे, पॉइंट पे ऐसे इस कह रहे पॉइंट हैं। पे जी जी सर ये भी इक्विलिब्रियम ही होगा? नहीं, ये इक्विलिब्रियम होगा, अभी हम केसेस करने जा रहे हैं, यहां पे इक्विलिब्रियम कब शिफ्ट होगा वी विल डिस्कस। लेकिन करंटली हमारा लेवल ऑफ आउटपुट पाकिस्तान का 37,000 बिलियन है, करंट जीडीपी ऑफ द कंट्री वाई, और हमारा फुल जी पोटेंशियल जो है वो लेट अज्यूम 50,000 बिलियन है। यानी अगर हम ये 40 लाख लोग भी ऑन जॉब ले आए तो फिर हमारा आउटपुट लेवल 50,000 बिलियन पे। साफ जाहिर है ना, आप जब 40 लाख लोगों को फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज में लाएंगे तो दे विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऑब्वियसली आउटपुट लेवल 37,000 से 50 पे चला जाएगा। फिलहाल हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट या नेशनल इनकम का करंट लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल 37,000 बिलियन वाई है। फुल एम्प्लॉयमेंट हम अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर अगर हम सपोज करें कि हमारी इकोनॉमी जो है फुली एम्प्लॉयड है, मतलब कि फुली डेवलप्ड है, और हाँ हमारे हाँ। पास यही लेवल है 50,000 बिलियन जो है, यही हम इसी लेवल पे हैं, तो सर तब हमारा इक्विलिब्रियम यही बनेगा, ये जो पॉइंट नहीं अभी नहीं नहीं, हाईलाइट ये किया नहीं हुआ है? बनेगा। एक्चुअली देखिए इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन समझ लें, इक्विलिब्रियम बनना है शॉर्ट रन सप्लाई और डिमांड से। अब हम जब कहते हैं ना कि हमारा करंट इक्विलिब्रियम ही फुल पोटेंशियल पे आ गया है, तो हम शॉर्ट रन सप्लाई और डिमांड दोनों को उठा के फुल एम्प्लॉयमेंट पे ले जाएंगे। अभी हम वो केसेस करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है ना, तो वो यानी जी ये जो दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट बन रहा है ना, डिसीजन ऑफ आउटपुट इसने करना है। अब ये क्रॉसिंग पॉइंट ही अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाए तो फिर ठीक है, हम कहेंगे जी हमारा एक्चुअल आउटपुट भी उतना ही है जितना हमारा फुल पोटेंशियल था, यानी इकोनॉमी फुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे पहुंच चुकी है। और सर अगर हम इसी फुल यूटिलाइजेशन लेवल को अगर हम इंडस्ट्री में डिस्कस करें, हाँ तो हाँ। सर ये वो जो हमने लॉन्ग रन माइक्रो में पढ़ी थी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, हम्म। वहां पे किस लेवल के ऊपर तकरीबन मैक्सिमम फर्म जो होंगी वो किस लेवल के ऊपर प्रोड्यूस करेंगी, इकोनॉमीज में डिस इकोनॉमी के लेवल पे, या जो होगा जहां पर आपका एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो को टच कर रहा होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो को ठीक है, जब मतलब मार्जिनल मैक्सिमम जीरो को टच कर रहा होगा इसका मतलब है टोटल मैक्सिमम पे पीक पे पहुंच गया है। ये जी आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ना उस ग्राफ में आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ ठीक है वेरिएबल प्रोपोर्शन में जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो को टच करता है तो फर्म अपने पीक पॉइंट पे होती है, ऑल्दो वो एफिशिएंसी पॉइंट से आगे आ चुकी है। यानी जी जहां पर वो सबसे सस्ता आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती थी, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइनिंग थी, वहां से तो आगे आ गई है। लेकिन क्योंकि मार्केट में प्राइस अच्छी मिलती जा रही है तो वो कहता है ठीक है महंगा भी प्रोडक्ट बनता है, आप प्रोड्यूस करें और बेचें, प्राइस लेवल बढ़ रहा है। तो जब आपका एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो को टच कर जाए या टीपी टोटल प्रोडक्ट पीक पे हो, दैट इज कॉल्ड फुल ठीक एम्प्लॉयमेंट एट माइक्रो लेवल
और उसी को फिर आप पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई कर दें तो वो मैक्रो लेवल हो। तो सर ये तो फिर डिसइकोनॉमीज में नहीं चले जाएंगे? अब डिस इकोनॉमीज है, बिल्कुल है, लेकिन देखें आपने फैसला अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे करना है या प्रॉफिटेबिलिटी पे? नहीं, फिर तो प्रॉफिटेबिलिटी पे हाँ, ही मैं करेंगे। देखे ना कंडीशन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं निकम्मा हूं ये ठीक है, मैं महंगा बना रहा हूं ठीक है, मैं तो प्रॉफिट पे फैसला कर रहा हूं। मैं 5 यूनिट बनाता हूं, 10 रुपए के बनते हैं, 100 रुपया मुनाफा देते हैं। मैं 10 यूनिट बनाता हूं, बनते भी महंगे हैं लेकिन मुझे मुनाफा ही 15,000 दे रहे हैं, तो वेल एंड गुड, प्रोड्यूस करें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बेसिक रैशनल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है इसकी वेरिएशन के केसेस। देखिए वेरिएशन के लिए एक चीज नोट कर लें कि ये सारे केसेस जो हैं ये 1 बाय 1, हर केस 5 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन है। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो क्लियरली उसका आपको सिनारियो बताएगा। यानी वो आपसे डिमांड शिफ्ट करवाना चाहता है तो वो डिमांड का बता देगा, उसका फैक्टर बता देगा, या फैक्टर ना भी बताए तो वो कह देगा एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो रही है। अगर वो सप्लाई की चेंजिंग पूछना चाहता है तो ये टोटल 4 केसेस हैं, और इन चारों में से जो भी वो पूछना चाहेगा वो क्लियरली मेंशन होगा। बस आपने केयरफुली रीड करना है कि वो किस लाइन को शिफ्ट करवाना चाह रहा है। ओके जी, देन नेक्स्ट है हमारे पास इंपैक्ट्स। 4 इंपैक्ट्स हैं कि करंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम तो डिसाइड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड दोनों का इक्विलिब्रियम। पाकिस्तान इकोनॉमी Y1 आउटपुट लेवल पे है, करंटली हम 37,000 बिलियन का आउटपुट लेवल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीडीपी ऑफ द कंट्री, और हमारा फुल पोटेंशियल लेवल इससे कहीं राइट साइड पे 40,000 पे 50,000 बिलियन पे वट एवर कहीं भी है। ओके, यानी यहां पे एक बात क्लियरली नोट कर लें कि अगर हमारा करंट इक्विलिब्रियम जो है Y1 लेवल अगर YF से पीछे है तो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये क्लियर कट बात है कि कुछ ना कुछ रिसोर्सेज कंट्री के अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो भी एम्प्लॉयड होते तो हमारा आउटपुट लेवल आगे शिफ्ट हो जाना था। ओके, तो YF और Y1 का जो है उसमें गैप होना, ये आप कह लें एक साइन है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके जी, अब हम कह रहे हैं कि अगर ऊपर देखें इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम। अब हम कहते हैं जी एग्रीगेट डिमांड किसी वजह से शिफ्ट हो गई है। देखें एग्रीगेट डिमांड कितनी वजह से शिफ्ट हो सकती है। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं, CIG और X-M। इनमें से 1 बाय 1 आप किसी को डिस्कस कर लें। मसलन फॉर एग्जांपल लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाता है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ने की वजह से, इनकम लेवल बढ़ने की वजह लेट अज्यूम गवर्नमेंट इनकम टैक्स कम कर देती है। इनकम टैक्स इस साल के लिए कम होता है, ऑब्वियसली मेरी इनकम पे जो कट लगना था वो नहीं लगा, मेरी पॉकेट में पैसे हैं, आई विल स्पेंड। तो इनकम इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। ओके, हो सकता है ये फैक्टर ना हो, लेकिन गवर्नमेंट अचानक बैठे बिठाए इस ख्याल में आ जाए कि अगले साल तो हमने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि हम बहुत काम करते हैं। तो क्या करती है गवर्नमेंट कहती है जी इस साल 5,000 बिलियन के या 2,000 बिलियन के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दो, सड़कें बनाओ, गलियां बनाओ, हॉस्पिटल स्कूल्स बनाने शुरू कर दो, डैम्स बनाने शुरू कर दो, पैसा इन्वेस्ट करो, मोटरवेज बन रही हैं। इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने का भी रिजल्ट क्या निकलेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट भी रॉ मटेरियल खरीदना शुरू हो गई है, सीमेंट्स खरीद रही है, लेबर हायर कर रही है, अगेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। लेकिन इस दफा फैक्टर हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अब इनमें से कोई एक रीजन भी हम लॉजिक में ले सकते हैं। लेट अज्यूम गवर्नमेंट ने इस साल स्पेशली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 500 अरब इजाफी खर्च कर रहा है। यानी एक तो रूटीन में गवर्नमेंट हर साल खर्च करती आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस दफा स्पेशली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे 500 बिलियन खर्च करेगी। अब ये 500 बिलियन की एडिशनल डिमांड जो इकोनॉमी में क्रिएट होगी, ये एग्रीगेट डिमांड को अपवर्ड शिफ्ट कर देगी। अब एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट होने से पहला इंपैक्ट ये देखें, क्लियरली नोट कर लें, ये आपने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है, या इन अदर वर्ड आप ये कह लें कि ये स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपने मिसिंग नहीं करनी। एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट होना सबसे पहला काम क्या करेगा, कंट्री में प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। मार्केट में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, अचानक गवर्नमेंट ने 500 बिलियन का एक्सपेंडिचर जो है, सीमेंट खरीद रहे हैं, फलां चीज है जी, रॉ मटेरियल खरीद लें, डैम बनाना है, सड़क बनानी है, फलां काम करना है, बिल्डिंग्स बननी है, गाड़ियां खरीद लें, ऑफिस। अब रिजल्ट क्या निकल रहा है, प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो गया, गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं। प्रोड्यूसर जितनी गाड़ियां प्रोड्यूस करता है उसमें से 500 का इकट्ठा ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने दे दिया है, फिर जितना सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा था तो ऑब्वियसली प्राइस लेवल बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से नेक्स्ट स्टेप मूव करेगा,
प्रोड्यूसर्स आर बीइंग इनकरेज्ड, प्रोड्यूसर्स इनकरेज हो रहे हैं, गाड़ियों वाले को अच्छी प्राइस मिल रही है, वो कहता है जी 2 शिफ्टों में काम करें, गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ा दें। सीमेंट वाले का स्टॉक सारा गवर्नमेंट उठा के ले गई है परचेज करके, सीमेंट फैक्ट्री डबल शिफ्ट पे आ गई है। एक्चुअली प्राइस लेवल बढ़ रहा है, प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई एक्सटेंड हो रही है। ये क्लियरली नोट कर लें, जब हम डिमांड शिफ्ट करते हैं तो सप्लाई लाइन शिफ्ट नहीं कर रही। सप्लाई लाइन में हम क्या कह रहे हैं, सप्लाई पे प्राइस इंपैक्ट कर रही है, और प्राइस का आपको पता है जब प्राइस की वजह से चेंज आए तो वो एक्सटेंशन कहलाती है, एक्सटेंशन इन सप्लाई। तो कंट्री का आउटपुट लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आफ्टर फ्यू मंथ्स या फ्यू टाइम पीरियड के बाद इकोनॉमी में अगेन न्यू प्राइस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर हो जाएंगे। न्यू इक्विलिब्रियम हमारे पास बन गया है, अगेन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड आपस में इक्वल है। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी 37,000 की बजाय 40,000 बिलियन का टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। करंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हैज शिफ्टेड राइटवर्ड। अब हमारा कंट्री ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, हायर प्राइस लेवल पे इकोनॉमी में बिक रहा है। और ये सब कुछ क्यों हुआ है, रीजन या कॉज क्या है, एग्रीगेट डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट होना। अब देखें एग्रीगेट डिमांड के हमने 4 फैक्टर लिए हुए हैं, 4 कंपोनेंट, सी आई जी एक्स माइनस एम। इंपोर्ट भी आप ऐड कर लें तो 5 हो जाएंगे। तो बेसिकली ये पांचों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनमें से कोई 1, 2 या चारों पांचों ही इंक्रीज हो जाएं, इंपोर्ट डिक्रीज हो, पहले 4 इंक्रीज। तो अगर ये इंक्रीज होते हैं, पब्लिक स्पेंडिंग में इजाफा कर दे, गवर्नमेंट अपने अखराजात बढ़ा दे, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी अचानक फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दे, कोई भी इनमें से कोई भी अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह बनता है तो एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट होगी, और एग्रीगेट डिमांड के अपवर्ड शिफ्ट होने से आउटपुट लेवल हमारा 40,000 बिलियन पे। मैं यहां पे जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो अभी अहमद का भी क्वेश्चन था। लेट अज्यूम और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, गवर्नमेंट जो है वो अगले साल 500 बिलियन की बजाय 800 बिलियन एक्सपेंडिचर ऐड कर देती है, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड की लाइन और ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड की लाइन AD3 पे शिफ्ट हो गई है, तो AD3 की एग्रीगेट डिमांड लाइन ने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को कहां पे क्रॉस किया है, इस पॉइंट पे। अब हमारी जब एग्रीगेट डिमांड इतनी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा आउटपुट लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगा। ये इस तरह से इक्विलिब्रियम आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पे बनेगा। अब इससे आगे हमारा इकोनॉमी का लेवल ऑफ आउटपुट नहीं जा सकता अनलेस कि हम अपने रिसोर्सेज, जो लॉन्ग रन फैक्टर हैं, हम अपने रिसोर्सेज में इजाफा करेंगे तो हम इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल 50,000 बिलियन से आगे जा सकेंगे। अदरवाइज हमारी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच चुकी है, फर्दर आउटपुट लेवल इंक्रीज करना इस इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट करंट रिसोर्सेज पे नहीं है, अदरवाइज तो हो ही सकता है। ओके जी, देन इसका हम रिवर्स केस करने चलें, रिवर्स हम कल करेंगे, टाइम काफी हो गया है जी। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज आज के लिए सफिशिएंट है। अभी हमने 1 केस किया है, कल इसके फर्दर 3 केसेस होंगे, यानी 2 डिमांड 2 सप्लाई के हो जाएंगे, और फिर 2 कंबाइंड केसेस भी हैं। और आप में से अगर कोई भी आई कैप की बुक से कर रहा है तो क्लियरली नोट कर लें, आई कैप की बुक पे ऑल केसेस एक्सप्लेन नहीं है विद ग्राफ, तो वो लाजमी जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया करें या फिर दूसरी बुक से लाजमी कंसल्ट कर लिया करें। इन 6 केसेस हैं टोटल, उनमें से सिर्फ अभी हमने 1 किया है, 4 सिंगल केस हैं और 2 कंबाइंड केस हैं। और इन 6 में से आप कह लें कि अगर आप पिछली अटेम्प्ट्स के पेपर देखें, 10 पेपर्स में से तकरीबन 4 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई ना कोई केस कहीं ना कहीं डिस्कशन में आ ही जाता है जी। कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड करें, अदरवाइज हम फिर बस ऑफ कर लेते हैं। ओके जी, देन आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल के लेक्चर में करेंगे। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से रीड करें, कोई इनमें इशू है तो कल डिस्कस कीजिएगा क्लास के शुरू में।